रोटेशनल मोशन। इसका हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जानेंगे ये शब्द कहाँ से आया, व्हाई इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक मास यहाँ पर है m और एक मास इससे थोड़ा दूर है। वही मास आपको इसको यहाँ से यहाँ लाना है, एक पूरा चक्कर घुमाना है और इसको भी एक पूरा चक्कर घुमाना है। कौन बड़े चक्कर में घूम रहा है? ऑब्वियसली जो एक्सिस से ज़्यादा दूर है वो बड़े चक्कर में घूम रहा है। जैसे जैसे आप इसके सेंटर से दूरी बनाएंगे, इसकी डेंसिटी या कहीं ये भारी मटेरियल का बनता जाएगा। Z और X जो है वो इन द प्लेन ऑफ बॉडी है, Y जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी है एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। इसलिए यहाँ पर ये थ्योरम बदल गई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हितेश शर्मा। इट्स बीन मोर देन 17 ईयर्स आई एम टीचिंग फिजिक्स और बहुत अच्छे अमेजिंग बच्चों को पढ़ाने का मौका मुझे मिला और डॉक्टर्स भी उसमें से बहुत सारे और इंजीनियर्स भी बन पाए। और मैं खुद एक आईआईटी से पास आउट हूँ और फिज़िक्स से बहुत प्रेम है मुझे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो नीट पेन किलर सीरीज़ है, इसके सारे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर तो आपको मिलते ही हैं। आपको वो लेक्चर्स ऐप पर भी मिल सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐप पर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सकते हैं। मेन खास बात ये है, यूट्यूब पर क्या है, एक वीडियो देखा कहीं और भटक गए, ठीक है। तो यूट्यूब का एल्गो आपको परेशान ना करे, इसके लिए हमने आपको ऐप का भी लिंक दिया है और ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐप पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये टॉपिक है क्या, क्या बोलते हैं, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक को शुरू। रोटेशनल मोशन, इसका हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानेंगे, ये शब्द कहाँ से आया, व्हाई इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी थ्योरम्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। हम कई सारी अच्छे क्वेश्चंस जो नीट में या आईआईटी में या ओलंपियाड में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको देखेंगे। तो बेसिकली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूरा डिटेल में डाइसेक्शन वगैरह करके जानना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर इस लेक्चर में आप बहुत ध्यान से सारी बातें समझें और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी आपको भय है उस भय से निवारण पाएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला लेक्चर हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो हम सबसे पहले इस शब्द पर ध्यान देते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मोमेंट और एक है इनर्शिया। इनर्शिया को तो आप पहले से जानते होंगे। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज समथिंग रिलेटेड टू मास, समथिंग रिलेटेड टू मास। व्हाट इज मोमेंट? फिजिक्स में जो ये शब्द है ना, मोमेंट ऑफ समथिंग, ये बहुत जगह आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोमेंट शब्द when we multiply by distance, जब हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या डिस्टेंस हो, ठीक है, तो हम उसको मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और भी शब्द है, मोमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस F, इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। R क्रॉस P, इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही डिस्टेंस को जब मास से मल्टीप्लाई करके कुछ चीज बनी उसको बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये जो शब्द का जो पूरा शब्द कहां से जनरेट हुआ हम वहां से स्टार्ट करते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टिपिकली इसको बोला ये जाना चाहिए क्योंकि ये मास को सिर्फ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ डिस्टेंस की पावर 2 होगी, ठीक है।
तो ऐसे ही एक दिन बात चल रही थी तो मैंने सजेस्ट किया कि इसका नाम होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी द ट्रू नेम, बट ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स 300 साल पुरानी चीजें पर लोगों ने डिस्कस किया होगा कि यार क्यों, वैसे ही पेनफुल टॉपिक है और क्या पेनफुल बनाना, ठीक है, तो जस्ट वी नेम्ड इट एट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमारा मतलब क्या है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमारा मतलब क्या है। तो दोस्तों इसको बहुत बहुत ध्यान से समझें। अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल क्या बोले, बिल्कुल सरल भाव से इसको समझने की कोशिश करें। आप बिल्कुल बच्चे हैं और आपने ये शब्द पहली बार सुना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने शब्द का मतलब बताया, मैंने शब्द का अर्थ बताया, क्यों इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला गया। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, एक मास यहां पर है m और एक मास इससे थोड़ा दूर है, वही मास आपको इसको यहां से यहां लाना है, एक पूरा चक्कर घुमाना है और इसको भी एक पूरा चक्कर घुमाना है। ऑब्वियसली कौन बड़े चक्कर में घूम रहा है, ऑब्वियसली जो इसको एक्सिस नाम दे देते हैं, जिसके अबाउट चीज घूमती है। जो मास एक्सिस से ज्यादा दूर है वो बड़े चक्कर में घूम रहा है, जो मास एक्सिस के पास है वो छोटे चक्कर में घूम रहा है या छोटी रेडियस में घूम रहा है। तो किसको घुमाना आसान होगा या किसको घुमाने में जो कठिनाई है वो थोड़ी कम होगी, कठिनाई थोड़ी कम होगी, ठीक है, विच विल रेजिस्ट मोर एंड विच विल रेजिस्ट लेस। तो ऑब्वियसली ये जो मास है जो पास में है, ठीक है, इसका जो मोशन है वो छोटे पाथ पर है, इसको मूव कराना आसान होगा, इसमें टॉर्क वगैरह भी कम लगेगी। वैसे टॉर्क अगर आपको नहीं पता तो आप इस शब्द को छोड़ सकते हैं, ऑब्वियसली छोटा रास्ता, ठीक है, सेम टाइम में भी अगर मुझे घुमाना है तो इसको छोटा रास्ता कवर करना है, इसकी कम एनर्जी से ये काम किया जा सकता है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है, तो एनर्जी तो आप जानते हैं, ठीक है, तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मोशन इसको कम एनर्जी चाहिए, इसका मोशन कम है और इसका मोशन भी ज्यादा है, इसका रास्ता भी लंबा है, ठीक है, और कुछ चीजें जैसे कि बोलें कि टॉर्क उसको ज्यादा चाहिए, उसको ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, ये सारी बातें भी जो दूर बैठा है क्योंकि उसका रास्ता लंबा है, उसकी दूरी ज्यादा है एक्सिस से, तो उसको जो मोशन करने में मुश्किल होती है या कहें उसका मोशन मुश्किल होता है, ठीक है, इट प्रोवाइड मोर इनर्शिया, ठीक है, मास तो सेम है, तो लोगों ने कहा मास तो सेम है तो इनर्शिया तो सेम है, तो फिर लोगों ने कहा दूरी का भी इफेक्ट है, सो this same mass provide less moment of inertia, or this provide more moment of inertia। यहां इनर्शिया सेम है बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्लियर। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानते हैं कैसे जनरेट होता है, कैसे आता है, ठीक है, कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल से चालू करेंगे और हम बहुत ही मतलब एग्जांपल्स का लेवल बहुत धीरे धीरे एडवांस तक पहुंचेगा, ठीक है, फ्रॉम जीरो टू एडवांस। तो देखते हैं दोस्तों, पहला एग्जांपल लेते हैं। फॉर पार्टिकल्स, फॉर पॉइंट मास सिस्टम, पॉइंट मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about an axis is equal to summation of MI RI का स्क्वायर, वेयर RI क्या है, RI है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास MI फ्रॉम एक्सिस, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप ध्यान दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, बिना एक्सिस जाने आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाल रहे हैं तो
तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, जैसे कोई खड़ा हुआ उसने बोला बताओ, और बताते ही आप कुछ बताने लगे, किसी ने अपना नाम बताया ना, किसी ने अपना घर का एड्रेस, किसी ने अपने पिताजी का नाम बता दिया, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट विदाउट नोइंग द एक्सिस, यू कांट टेल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज दिस पेन, इस पेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तभी आप सही क्वेश्चन या कहीं सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, उस एक्सिस के अबाउट आप समेशन mr² लगाते हैं, ओके। तो पॉइंट मास सिस्टम के लिए एक दो एग्जांपल ले रहे हैं हम, बहुत ही सरल सरल, जैसे कि एक पॉइंट है m, इस एग्जांपल को मैं यूज भी करूंगा। इसका कोऑर्डिनेट है x, y, xy प्लेन पर रखा है, ठीक है, और x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस, तो हमें चाहिए i अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, लोगों को लगता है x, ना ना ना, ये y है, सो ये आएगा my²। परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होगा, लोगों को लगता है ये y कोऑर्डिनेट होना चाहिए, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट, तो ये mx²। व्हाट इज iz, z एक्सिस, z एक्सिस दोस्तों यहां आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, बिना विजुलाइज के काम नहीं चलेगा। यहां z एक्सिस ऐसी है, z एक्सिस इस पूरे बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं ये लाइन z एक्सिस से जोड़ूं तो ये लाइन z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये बोर्ड पर खिंची एक लाइन और ये पेन, अभी आपको ये परपेंडिकुलर शायद ना दिख रहे हो, मैं थोड़ा एंगल बदलता हूं, ठीक है। इस तरीके से ये पेन बाहर की ओर आता हुआ, ये लाइन मेरी फिंगर, और ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये दूरी जो आपकी बोर्ड पर दिखाई दी, पाइथागोरस लगाया हमने, ये दूरी आई √(x² + y²), मगर सिर्फ दूरी नहीं, दूरी का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया mx² + y², ओके। तो इस तरीके से हम पॉइंट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही सरल बात होती है, बहुत ही आसान बात होती है, इससे कुछ खास हमें भारी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, मगर हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से। हाँ, इसी में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं हम, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कोई मास है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z दिए हैं, x, y, z, तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x0, y0, z0 बोल दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या होगा, एनी गेस क्या होगा। x एक्सिस से अब मुझे दूरी निकालनी है, x एक्सिस से दूरी निकालनी है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक क्यूबॉइड बना लेना चाहिए, जो कि आपकी विजुअलाइजेशन को 3D में बहुत सपोर्ट देता है। कभी भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ये काम कर सकते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ठीक है। मान लेते हैं वो पॉइंट है यहाँ, मान लेते हैं वो पॉइंट है यहाँ, ये x कोऑर्डिनेट कितना, x0 ये दूरी है, y कोऑर्डिनेट ये कितना दूरी है, y0, और z कोऑर्डिनेट ये कितना दूरी है, z0। अब मुझे x एक्सिस से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। दोस्तों विजुअलाइजेशन के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ ऐसे ड्रॉ किया, अब आपको लगेगा ये परपेंडिकुलर कैसे है, हाँ जी ये परपेंडिकुलर ही है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, रूम की दीवारें मान सकते हैं, और ठीक है, जैसे कि आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, आप एक रूम में बैठे, तो रूम के नीचे की जो लाइंस हैं उनको x, y, z एक्सिस मानिए, और आप पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो इस वॉल पर खिंची हर कोई लाइन, इस वॉल पर खिंची हर कोई लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन इस मास से पास हो रही है, तो ये लाइन भी इस x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और यही दूरी हमें चाहिए। ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी आएगी √(y0² + z0²)
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आ गया मेरा m, डिस्टेंस का स्क्वायर बोले तो एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर. ओके, so this is how we calculate moment of inertia of point mass system. Now moving on to the next part of the lecture, regular bodies के लिए कैसे निकालें. ठीक है, तो moment of inertia for regular bodies का कंसेप्ट इस चैप्टर में बहुत 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 कॉमन है. ठीक है, मैं कैसे बनाऊं, कैसे बने हैं आप, कैसे बने हम सब एटम्स से. तो एटम्स को पॉइंट साइज माना जा सकता है. हाँ, छोटे से, मतलब कोई भी एक बड़ी चीज बनती है तो बहुत 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 उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके देखा जा सकता है उसको. तो हमने यहाँ भी सेम कंसेप्ट यूज किया है. एक बड़ी रेगुलर बॉडी जैसे कि ये पेन, जैसे कि ये पानी की बॉटल, जैसे कि ये रिमोट, ये कैसे बना है, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से बना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इस पर एक मास होगा m1, दूसरा मास होगा m2, तीसरा मास होगा m3, ये होगी एक्सिस. इस मास की दूरी r1, इस मास की दूरी r2, इस मास की दूरी r3. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पॉइंट मास सिस्टम का तो हमने लिख लिया था, I अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन. दिस इज फॉर पॉइंट मास सिस्टम, दिस इज फॉर पॉइंट मास सिस्टम. मगर 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 कितने पॉइंट मास बनाएं एक रेगुलर बॉडी, या एक रेगुलर बॉडी को कितने पॉइंट मासेस में तोड़ा जा सकता है? आंसर है इनफाइनाइट. तो जब भी किसी चीज को इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है तो उसको सम करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिक्स का जादू है. ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. हाँ, भले ही आपको डर लगता हो उससे, मगर हाँ, जो सच्चाई है, फॉर रेगुलर बॉडीज हम सेम बात करेंगे, मगर इंटीग्रेशन की हेल्प से. I अबाउट एन एक्सिस, हम इस पूरी बॉडी को ब्रेक करेंगे पॉइंट मासेस में, इस पूरी बॉडी को ब्रेक करेंगे पॉइंट मासेस में. एक छोटा सा मास लेंगे जिसको हम बोला करेंगे dm, इसको बोला करेंगे dm. ये एक्सेस dm की दूरी निकालेंगे, उस दूरी को r या r परपेंडिकुलर नाम दे सकते हो. मुझे r परपेंडिकुलर अच्छा लगता है क्योंकि इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है. जैसे मेरे नाम में भी मेरा अर्थ छुपा है. मेरा नाम है हितेश शर्मा. हितेश मतलब समवन हु इज वेल विशर. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक. तो dm, इसको हमने dm बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा. एक टुकड़े का मास है dm और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r परपेंडिकुलर. तो इसके जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए, उनका इंटीग्रेशन, उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन, तो इस छोटे से टुकड़े का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी दे देगा. ठीक है, ओके. तो ये कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं रेगुलर बॉडीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए. बहुत ही जादुई टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें. ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. तो हम थ्योरम्स पर बात करते हैं. ठीक है, थोड़ा पहले बेस बना लेते हैं इस टॉपिक का, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे. तो थ्योरम्स पर बात करते हैं. पहली थ्योरम जो बहुत 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 काम की है, और कहें हम इसको लगभग समझ भी चुके हैं, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो 3D ऑब्जेक्ट्स पर नहीं लगाई जाती, या फिर कहें ये 2D ऑब्जेक्ट्स, 2D ऑब्जेक्ट को एक और नाम दिया जाता है. ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट्स पर ये एप्लीकेबल है. 2D ऑब्जेक्ट्स को जो नाम दिया जाता है वो शीट लाइक ऑब्जेक्ट्स या फिर लैमिना बोला जाता है. ठीक है, शीट लाइक या लैमिना इन ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है, मेनली इन्हीं के लिए बनी थी. ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये बिल्कुल इसी बोर्ड में है, इसका कोई 3D कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये फ्लैट है, एक पेज की तरह. ठीक है, एक पेज की तरह. पेज की भी थिकनेस होती है, इसकी बिल्कुल वो भी नहीं है. ठीक है, ओके.
तो जो भी पतली से पतली चीज आप सोच सकते हो, ठीक है। तो एक इसका मास है, यहां पर डीएम बोल देते हैं इसको, और डीएम के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। इस एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी जो दूरी है वो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है तो ये दूरी को आप वाई बोलेंगे। तो आई अबाउट एक्स एक्सिस, आई अबाउट एक्स एक्सिस is nothing but integration of dm x square. I about y axis is nothing but integration of dm, हाँ यहाँ मिस्टेक हुई भाई, पकड़ना है इसको, dm y स्क्वायर और यहाँ dm x स्क्वायर, क्योंकि मुझे चाहिए x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, ठीक है। सो आई अबाउट z एक्सिस, आई अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी हमने निकाला था दोस्तों, इसको दोबारा दिखा सकते हैं। ये है z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको यहां लिख भी सकते हैं हम, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम z एक्सिस, फ्रॉम z एक्सिस, ओके। तो z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको ये दिख रहा है, आई अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्स एक्सिस प्लस आई अबाउट वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। यही थ्योरम है, यही थ्योरम है, मगर इस थ्योरम को बहुत 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 ध्यान से आपको रिटेन करना होगा। इस थ्योरम में बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारी कंडीशंस, ठीक है। उन कंडीशंस पे अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। तो पहली कंडीशन, नॉट फॉर 3D, नॉट फॉर 3D, ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, भूल कर भी 3D ऑब्जेक्ट पे ये ना लगा दें, ठीक है। दूसरा यहां पर x और y जो एक्सेस है, x एंड y आर परपेंडिकुलर एंड इन प्लेन ऑफ बॉडी, प्लेन ऑफ बॉडी में है, ओके। z एक्सिस के बारे में तीसरी कंडीशन, z एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, बस इतना ही नहीं, एक और बात, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y, इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y, x, y। थ्योरम में ना बहुत बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और अगर आप एक भी कंडीशन भूल गए तो आप गलत जगह इसका एप्लीकेशन कर देंगे और आंसर गलत जाएगा, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दिस, ओके। तो एक्स और वाई कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, एक्स और वाई कोई भी एक्सिस हो सकती है, बस ध्यान रखने की बात है कि एक्स जो है वो और वाई जो है वो परपेंडिकुलर है आपस में और इन द प्लेन ऑफ बॉडी है। जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी है, और वो एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर तो होगी ही होगी वो, मगर कहां से पास करेगी, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जहां एक्स और वाई मिल रहे हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जा सकता है, ठीक है। तो दीज आर दी कंडीशंस एंड आफ्टर दीज कंडीशंस आप इन थ्योरम को लगाएं। तो इस थ्योरम पर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक शीट लाइक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कुछ भी है, ठीक है, और ये अच्छा सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये x, ये y और ये z, ओके। एक ऑब्जेक्ट है जो xz प्लेन में है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है xz प्लेन में, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट इज इन xz प्लेन, और ix हमें दे रखा है, ix है 500 और iz है 800। आपसे पूछा आई वाई क्या होगा, ठीक है।
बहुत बहुत सारे लोगों का आंसर आ सकता है 300, पर आंसर 300 नहीं है। यहां अगर आप देखें, यहां जो थ्योरम चलेगी वो है IZ प्लस IX इज इक्वल टू IY। थ्योरम की शक्ल ही बदल गई, थ्योरम की शक्ल ही बदल गई। कैसे बदली ये शक्ल? क्योंकि Z और X जो है वो इन द प्लेन ऑफ बॉडी है, Y जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी है एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये थ्योरम बदल गई। IZ प्लस IX इज इक्वल टू IY। इसका आंसर अगर हम निकालें तो यहां से आ जाएगा 1300। ठीक है, ना कि 200 और 300 जो आपको लग रहा था। ठीक है, ओके, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम पर आने से पहले कुछ छोटे छोटे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि हम अगेन सारी चीजें बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ पॉइंट्स हम पुराने चैप्टर्स से भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पुराने चैप्टर से कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? ठीक है, चैप्टर नहीं बदल रहा हूं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? एक मास है जिसकी पोजीशन R1 है, उसकी वैल्यू M1 है। एक मास M2 जिसकी पोजीशन R2 है। उन सब को बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं, मास को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सम कर रहे हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 इन सब से। ठीक है, ये सारी पोजीशंस जो हैं, ये मास M1 M2 ये हम सब ओरिजिन से लेते हैं। ये मास M1 है, ये मास M2 है, ये मास M3 है। इन सब की पोजीशन कहाँ से ले रहे हैं? ओरिजिन से। R1, ये R2, ये R3। ओके, तो इन सब की पोजीशंस जब हम इनके मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और टोटल मास से डिवाइड करते हैं तो मुझे एक पोजीशन मिलती है। वो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की। मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, तो मुझे ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाती है। मगर मगर मैं सारी पोजीशंस लूं कहां से? सेंटर ऑफ मास से। मींस M1 मास की भी पोजीशन मैं कहां से ले रहा हूं? सेंटर ऑफ मास से। M2 मास की भी पोजीशंस मैं कहां से ले रहा हूं? सेंटर ऑफ मास से। मास 2 की पोजीशन सेंटर ऑफ मास से। इन सब को जब ऐड करके डिवाइड करेंगे M1 प्लस M2 से, तो मुझे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मिलेगी, क्योंकि यहां मिल रही थी सारी पोजीशंस हम कहां से ले रहे थे? ओरिजिन से। तो जो मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल रही थी वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मिल रही थी। ओके, और यहां विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मिलेगी। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मेरी नाक की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मेरी नाक, ऑब्वियसली 0। ठीक है, तो ये जो सम आएगा वो 0 आएगा। यहां से जो बात हम पिक करने वाले हैं वो ये है कि समेशन MI विद रिस्पेक्ट टू CM, इनका प्रोडक्ट ये 0 आता है। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास ना कहीं बीच में होता है, कुछ मास इधर होते हैं, कुछ मास उधर होते हैं। तो अगर मैं बोलूं M1 R1 पॉजिटिव है तो M2 R2 नेगेटिव होता है। कुछ मास ऊपर होते हैं, कुछ मास नीचे होते हैं। तो M1 R3 पॉजिटिव है तो M4 R4 नेगेटिव होता है और सबका सम 0 हो जाता है। ठीक है, पर ध्यान रखें, इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन DM R विद रिस्पेक्ट टू CM, R ऑफ DM विद रिस्पेक्ट टू CM, इन सब का सम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में देखना आसान होता है। MI मीन्स I बदलता रहेगा, I की वैल्यू 1 2 3 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो ये बनेगा, 2 डालेंगे तो ये बनेगा एंड सो ऑन, इन सब का सम 0 होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम्स के प्रूफ्स में। ठीक है, हाँ, यहाँ ये बात समझने वाली है क्यों हम प्रूफ्स पर जा रहे हैं। देखो, अब मुझे मानना है, ये मेरा मानना है, और कई सारे टीचर्स मुझसे जब बोलते हैं ना कि नीट के बच्चे ना सिर्फ रटते हैं, तो मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नीट के बच्चे भी समझना चाहते हैं। अगर
सरलता से समझाया जा सके। अगर उनको सरल चीज़ें लगें और समझ में आए तो दे वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सिर्फ रट्टाफिकेशन से नीट का लास्ट ईयर का एग्जाम आपने देखा, ठीक है, परेशान हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हर चीज़ को समझें और रिटेन करें, ठीक है। चीज़ का शॉर्टकट इज ओके, मगर बिना बेसिक्स के तो शॉर्टकट वैसा हो जाएगा बिल्कुल आप आंख पर पट्टी बांध के चल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं दूसरी थ्योरम विच इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बाद उसकी बहन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मान लेते हैं एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, दिस इज, इसके अबाउट जो आईसीएम आई होगा उसको मैं बोलूंगा आईसीएम। दिस इज अ बॉडी, एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। क्योंकि थ्योरम का नाम ही क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो दूसरी एक्सिस भी इसके पैरेलल है, ओके। इस एक्सिस को ओ नाम दे देते हैं। तो ये जो दूसरी लाइन है ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के पैरेलल है और इनके बीच का गैप डी है। ये कोई भी एक पार्टिकल है, लेट से इसका मास है एम आई, ये कोई भी एक जनरल पार्टिकल है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या इसकी पोजीशन इस लाइन से है आर आई विद रिस्पेक्ट टू सी एम। ऑब्वियसली आर आई विद रिस्पेक्ट टू सी एम, सी एम वाली एक्सिस से इसकी दूरी है ये, और ये डी, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल वन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल वन फ्रॉम एक्सिस ओ, तो मैं बोलूंगा डी प्लस आर आई बाई सी एम। और ये जो है ये पार्टिकल इधर भी हो सकता है, तो आर आई प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में रखना ज्यादा सही रहेगा। तो अगर मुझसे कोई पूछता है आई अबाउट एक्सिस ओ, आई अबाउट एक्सिस ओ, तो मैं बोलूंगा भाई सम्मेशन करना है मुझे सारे मासेस का उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। और यहाँ वेक्टर में स्क्वायर करो या स्केलर में स्क्वायर करो, स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है अगर वेक्टर देख रहे होते हैं तो। आर आई वेक्टर का स्क्वायर इज आर आई का स्क्वायर, एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो पर हाँ, तो आर आई को मैं ऐसे लिखूंगा आर ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू सी एम प्लस डी, इसका होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर रहे हैं एम आई, ये क्या हुआ, एम आई आर आई का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सी एम प्लस एम आई डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम आई आर आई सी एम डी। सबका समेशन है दोस्तों, सबका समेशन। तो ये बन गया मास, उसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से उसका स्क्वायर। तो क्या इसको आईसीएम लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बन गया मास, सब मासेस का सम, डी तो कांस्टेंट है, डी कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा m1 स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे करके इंटू डी स्क्वायर। और ये वाला टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म आएगा, ध्यान से, डी कॉमन टू कॉमन, तो 2 और डी हर उसमें आएगा। पहला टर्म आएगा एम आई आर आई m1 r1 cm प्लस m2 r2 cm प्लस m3 r3 cm। सारी दूरियां कहां से, सेंटर ऑफ मास से, इन सब का सम। और अभी हमने इसी बारे में बात की थी, ये 0 हो जाता है और बचता है ICM प्लस टोटल मास डी स्क्वायर इज इक्वल टू आई अबाउट ओ, ठीक है। तो ये थ्योरम समझने लायक है, समझी जा सकती है और नीट के बच्चे भी समझ सकते हैं। ये मेरी बिल्कुल मन की आवाज़ है, मैं चाहता हूँ ऐसा हो और समझा जा सकता है, कोई इसमें बहुत भारी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि नीट की जनता बुद्धू होती है, ठीक है। तो बिल्कुल समझा जा सकता है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद एक थ्योरम आती है जिसका नाम है थ्योरम ऑफ सिमेट्री। तो थ्योरम ऑफ सिमेट्री पे मूव करते हैं अब हम। तो जानते हैं दोस्तों व्हाट इज थ्योरम ऑफ सिमेट्री, ठीक है। थ्योरम ऑफ सिमेट्री क्या है,
सिमेट्री का एप्लीकेशन है, बेसिकली सिमेट्री का एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर एक बॉडी को बनाया जा सके किसी एक पार्ट को रिपीट करके एक एक्सिस के अबाउट, तो पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन सेम होता है। बहुत सारी बातें बोल दी मैंने, ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, पीछे लिखा भी हुआ है। क्या बोला मैंने? अगर किसी बॉडी को बनाया जा सके किसी पार्ट को एक एक्सिस के अबाउट रिपीट करके, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों कौन है? बॉडी और पार्ट, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन फॉर्मूला सेम रहता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इस बात को समझते हैं। हाँ, रटना तो हमें है नहीं, समझने लायक बात है, बहुत ही काम की बात है, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है, इसको अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट रिपीट करूं, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस आर्क को रिपीट करूं, तो रिपीट करते करते ये क्या बन जाएगी? सर्कल बन जाएगी, ठीक है, रिंग बन जाएगी। तो आई ऑफ आर्क इस एक्सिस के अबाउट, यही सेंटर बोल देते हैं इसको, आई ऑफ आर्क अबाउट सेंटर इज सेम एज आई ऑफ रिंग अबाउट सेंटर। इसी एक्सिस के अबाउट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना बेसिकली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर निर्भर करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर निर्भर करता है और किसी बात पर नहीं। तो ये होगा मास ऑफ आर्क आर स्क्वायर, और ये होगा मास ऑफ रिंग आर स्क्वायर। अगर कोई कहे दोनों की वैल्यू बराबर है, वैल्यू बराबर नहीं है, पर फॉर्मूला एक जैसा है, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक है। सेम गोज विद डिस्क। पिज्जा की स्लाइस को अगर मैं रिपीट करूं इसी एक्सिस के अबाउट, तो देखो एक और पिज्जा की स्लाइस आ गई, एक और पिज्जा की स्लाइस आ गई। ऐसे पिज्जा की स्लाइस जोड़ते जोड़ते क्या बन गया? ये बन गया एक डिस्क। और मैंने इसी एक्सिस के अबाउट रिपीट किया, इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे करके रिपीट किया है, सेम एक्सिस के अबाउट, ठीक है। दिस इज द एक्सिस, आई एम रिपीटिंग द ऑब्जेक्ट्स अबाउट द सेम एक्सिस, ओके। तो ये बन गया डिस्क। तो मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन ऑफ सेक्टर इज एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क। दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, ऑब्वियसली मास ऑफ सेक्टर आएगा यहाँ पर, और यहाँ आएगा मास ऑफ डिस्क आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हाँ, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 कहाँ से आया? ये आई होप आप लोगों को पता होगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है, बहुत ही शानदार। कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, अमेजिंग क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही मजेदार। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन है ये। कोशिश करें हर क्वेश्चन को आप समय देकर खुद अपने आप कर पाए, ठीक है। हाँ, तभी उसकी ब्यूटी आपको समझ में आएगी। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स एन इजी वन, वेरी इजी वन, ठीक है। तो क्या कहता है? ये कहता है एक यूनिफॉर्म थिन रॉड थी, एल लेंथ की, मास एम की, इज बेंट फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। कंसीडर द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बेंट रॉड, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस कैसी है? रॉड के परपेंडिकुलर सेंटर से पास कर रही है। इस एक्सिस के अबाउट कितना है? एम एल स्क्वायर बाय 12, ये हमें पता है। तो हमने इसी एक्सिस के अबाउट इस रॉड को दो हिस्सों में मोड़ दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर। ये जो मास था m1 जो पहले r1 दूरी पर था, क्या वो मास अभी भी इस एक्सिस से r1 दूरी पर ही है? हाँ जी बिल्कुल, आपने उसी एक्सिस के अबाउट बस मोड़ा ही तो है। जो मास m2 था
अगर वो r2 दूरी पर था तो क्या अभी भी इस एक्सिस के अबाउट मोड़ने से मास m2 वही r2 दूरी पर है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, वो भी r2 दूरी पर है। तो सारा मास जितना पहले दूरी पर था एक्सिस से अभी भी उतनी ही दूरी पर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का भी क्या आ जाएगा, ml²/12। ठीक है, लोग टेढ़ा मेढ़ा सोचकर कुछ भी और रास्ते अपनाने लगते हैं। ठीक है, ओके, सो इट इज नथिंग बट ml²/12। अब और क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक और अमेजिंग क्वेश्चन, इट्स एन डिफिकल्ट वन। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट वन, इट्स अ चैलेंजिंग वन। ठीक है, सो इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन। प्लीज 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 बी वेरी अलर्ट वाइल लिसनिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर आप अलर्ट नहीं हुए, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा क्या बता दिया, क्या बोल दिया, कैसे आंसर ले आए, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, तो बी वेरी अलर्ट, बी वेरी वेरी अलर्ट इन दिस क्वेश्चन। तो और इस क्वेश्चन की ब्यूटी अगर समझनी है ना, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, 15 मिनट लगाएं, 10 मिनट और दें, किसी से पूछें, उससे जाने, तब आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन की ब्यूटी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन थ्योरम ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ओके, तो ध्यान से। तो क्या है, ए यूनिफॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना ऑफ साइड लेंथ L। ये ट्रायंगुलर लैमिना है जिसकी साइड लेंथ L है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, यहां से एक्सिस पास कर रही है और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट। तो ध्यान से देखें दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लग तो रहा है, देखिए जरा, एक एक ऑलमोस्ट, थोड़ी सी वेट ज्यादा लग रही, थोड़ी सी कम कर दे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। तो अगर मैं बोलूं ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और ऐसे 4 ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे 4 ट्रायंगल बना लेते हैं, ओके, 5 ले लेते हैं, चलो। अब क्या करते हैं, इसके अबाउट जोड़ देते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, क्या कर रहा हूं, इसके अबाउट मैंने जोड़ दिया। ये अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बना मुझसे, थोड़ा सा गड़बड़ था, बट चलेगा। ठीक है, तो इजी करने के लिए क्या करते हैं, मैं अपने हाथ से बना देता हूँ। ठीक, अदरवाइज तो आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये ट्रायंगल है और एक और बड़ा ट्रायंगल ये मान लेते हैं। 4 ट्रायंगल मिलकर, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल मिलकर एक डबल साइज का ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर इसकी साइड लेंथ a है तो इसकी साइड लेंथ क्या होगी, 2a, इजंट इट। इसकी साइड लेंथ क्या होगी, 2a, और इसका मास अगर m है तो इसका मास कितना होगा, 4m। इसका मास अगर m है और इसकी साइड लेंथ a है तो उस ट्रायंगल का मास होगा 4m और साइड होगी 2a। क्या ये बात समझ में आ रही है, इट्स ऑब्वियस। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी is proportional to mass into डायमेंशन का स्क्वायर, डायमेंशन का स्क्वायर, ओके। इसकी एक्सिस भी सेंट्रॉइड से पास कर रही है, इसकी एक्सिस भी सेंट्रॉइड से पास कर रही है। तो अगर मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई नॉट बोल दूं तो सोच के बता सकते हो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इस बड़े वाले ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोलूंगा, मास है 4 गुना और डायमेंशन है 2 गुना और उसका स्क्वायर करना है। तो इस बड़े वाले जो कि डबल साइज और 4 गुना मास रखता है, सेम एक्सिस, सेम सेंट्रॉइड वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई नॉट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट बोल सकता हूं मैं आई नॉट
इनटू मास 4 गुना होने की वजह से 4 फैक्टर आया और डायमेंशन 2 गुना होने की वजह से 2 का स्क्वायर 16 आई नॉट। एक्चुअल में हमें आई नॉट ही निकालना है दोस्तों, हमें आई नॉट ही निकालना है। अब काम की बात है, ये दूरी चाहिए हमें, ये दूरी क्यों चाहिए? क्योंकि इस वाले ट्राइंगल का इस एक्सिस के अबाउट, ये पिंक वाली एक्सिस के अबाउट आई नॉट है, यही इसका आईसीएम है। ट्राइंगल 2 की बात कर रहा हूं मैं। और ये दूरी अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करेंगे इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल को मैं अलग से दिखा देता हूं, ये 30 डिग्री, इस छोटे ट्राइंगल को मैं अलग से दिखा रहा हूं, a/2 30 डिग्री, और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी a/2√3। ठीक है, 1030 लगाया और कुछ नहीं किया। a/2√3 ये दूरी है, और पूरी दूरी हो जाएगी, ये पूरी दूरी हो जाएगी इसका डबल, तो a/√3, a/√3। तो इसके अबाउट आई नॉट, इसके अबाउट आई नॉट, इसके अबाउट आई नॉट। आप बोल सकते हैं कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है कैसे बन रहा है? ये बन रहा है एक तो खुद का आई नॉट प्लस तीन ट्राइंगल्स जिनका सेंटर ऑफ मास आईसीएम प्लस md²। md कितना है? d है सर a/√3, उसका स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन भारी है पर ध्यान से। आई नॉट प्लस 3 आईसीएम md², आई नॉट तो आई नॉट रखा 3 टाइम्स आईसीएम भी आई नॉट ही तो है, इस ट्राइंगल का आईसीएम इज आई नॉट, ma²/3। सॉल्व किया, ये कितना आ गया? 3 and 3, ये हो गया हाउ मच 4 आई नॉट प्लस ma² इज इक्वल टू हाउ मच 16 आई नॉट। और हमने सॉल्व किया, ma² इज इक्वल टू 16 माइनस 4 आई नॉट, और आई नॉट आ गया ma²/12। हाँ, मैंने ए डायमेंशन ले ली, ओरिजिनल क्वेश्चन में एल डायमेंशन है तो ml²/12। आई नॉट ही निकाल दिया ना मैंने। एक ट्राइंगल जिसकी डायमेंशन ए है, मास है, मैं उसका सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इट्स अ वेरी वेरी टफ और कहें बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास या थ्योरम ऑफ सिमेट्री की। ठीक है, तो ध्यान से देखें दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। एक और बार मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रेश पेज पर। ठीक है, ओके, तो दोबारा से समझें इस क्वेश्चन को। एक छोटे ट्राइंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था जिसकी डायमेंशन L है और जिसका मास m है, इस एक्सिस के अबाउट। तो हमने कहा कि इससे डबल डायमेंशन रखने वाला एक ट्राइंगल हमने बना लिया। मान लेंगे इसकी डायमेंशन डबल है और मैंने इसको 4 ट्राइंगल्स में बांट दिया। ये तो एज इट इज यही ट्राइंगल हो गया, सेम डायमेंशन वाला, मगर क्योंकि इसकी डायमेंशन डबल थी तो मास 4 गुना होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल होता है और डायमेंशन के स्क्वायर के। तो 4 मास की वजह से और 4 डायमेंशन के स्क्वायर की वजह से, तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16 आई नॉट बोल सकता हूं, जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर मैंने ये दूरी निकाली क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। ट्राइंगल 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा, ट्राइंगल 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा। तो यहाँ जो मैं पूरी बॉडी का लिखूंगा, ट्राइंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM फॉर ट्राइंगल 1 प्लस 3 टाइम्स ICM फॉर ट्राइंगल 2, 3 and 4, इन तीनों के लिए 3 टाइम्स प्लस md², ये d है और d की वैल्यू हमने निकाली थी अभी a/√3, तो ma/√3 का स्क्वायर
ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 16 ICM और वैल्यू निकाली, ICM की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस इतना सा किया। ओके, तो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट्स अ टफ क्वेश्चन। आपको ये समझने में हो सकता है और इस पार्ट को 2 से 3 बार देखना पड़े, तो प्लीज गो अहेड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अमेजिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये भी एक IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और किया है। ठीक है, तो XYZ एक्सिस है, ओरिजिन से पास हो रही हैं, और 2 और एक्सिस है। एक्सिस 1 इज पैरेलल टू X एक्सिस, एक्सिस 2 इज पैरेलल टू Y एक्सिस। ठीक है, मुझे सारी पांचों एक्सिस के अबाउट XYZ 1 और 2 इन सब के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना है। ठीक है, तो चले, तो X के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, X के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान से देखें। X के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा हेमिस्फीयर। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद होने चाहिए दोस्तों, थ्योरम ऑफ सिमेट्री हम उसी के बाद अप्लाई कर पाएंगे। तो अब सोच के देखें, ये है एक्स एक्सिस और ये है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, बस कॉपी किया और इसको घुमा दिया। ठीक है, ओहो बहुत ही सुंदर। ये क्या बन गया, ये भी आपके सामने मैंने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया। ये पूरा हॉलो हेमिस्फीयर क्या बना दिया, हॉलो हेमिस्फीयर। और ये क्या है, ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, आई एक्स इज नथिंग बट आई डायमीटर, आई डायमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं हॉलो हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, ना कि मास की। ठीक है, जो फॉर्मूला है हॉलो हेमिस्फीयर का, वो जो पूरा स्फीयर है उसका ही सेम फॉर्मूला है। अगर ये बात फिर से नहीं समझ में आती तो फिर से मैं प्रूफ कर रहा हूं दोस्तों, फिर से मैं प्रूफ कर रहा हूं। आई एक्स इक्वल आई डायमीटर। मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ आई ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर, इसका भी वही होगा आई ऑफ हेमिस्फीयर, आई ऑफ हेमिस्फीयर। और इन दोनों को मिला दें, आई ऑफ हेमिस्फीयर को 2 टाइम्स कर दें, तो क्या मैं आई ऑफ स्फीयर बोल सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल सकते हैं। आई ऑफ हेमिस्फीयर का तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता, मगर स्फीयर का तो पता है, डायमीटर के अबाउट कितना, 2/3 मास ऑफ स्फीयर। ध्यान से, मास ऑफ स्फीयर इंटू आर स्क्वायर। व्हाट इज मास ऑफ स्फीयर? मास ऑफ स्फीयर इज 2 टाइम्स मास ऑफ हेमिस्फीयर। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, मास ऑफ स्फीयर इज 2 टाइम्स मास ऑफ हेमिस्फीयर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई ऑफ हेमिस्फीयर अबाउट डायमीटर। 2 से 2 गायब हो गया। आई ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला आ गया, ये आ गया 2/3 मास ऑफ हेमिस्फीयर इंटू आर स्क्वायर। ये तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ गया जो हॉलो स्फीयर का होता था, जो स्फीयर का होता था वही हेमिस्फीयर का आ गया। वाह, मजेदार। यही तो थ्योरम ऑफ सिमेट्री है, यही तो हम समझा रहे हैं इतनी देर से। ठीक है, तो डायमीटर के अबाउट फॉर्मूला आ गया 2/3 mr स्क्वायर। ये m किसका मास है, ये हेमिस्फीयर का मास है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर का मास है। अब y एक्सिस के अबाउट फिर से दोस्तों दोबारा करें, हॉलो हेमिस्फीयर और ये है y एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो क्या होगा, फिर से मैंने किया इसको कॉपी, इधर रखा, और अगर मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वैसे अच्छी नहीं है, इसको घुमाया, कटोरा पलटा और कटोरे के नीचे कटोरा, हाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं है पर ठीक है चलेगा, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैंने एक्सिस तो ऐसी की ऐसी रखी, तो एक्सिस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो बदला ही नहीं, एक्सिस से अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो बदला ही नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। यहां भी मैं
इस एक्सिस के अबाउट चाहे स्फीयर का लिखूं चाहे हेमिस्फीयर का लिखूं सेम आएगा। तो आई अबाउट वाई एक्सिस इज ऑल्सो आई अबाउट डायमीटर ऑफ हॉलो स्फीयर कह लो या पूरा हेमिस्फीयर कह लो, एक ही बात है, 2/3 mr², 2/3 mr²। ओके, हाँ जी। अब बारी आती है z एक्सिस की। z एक्सिस भी एक ही बात है। इस डायग्राम में अगर x और z की बात करें, x और z तो सिमेट्रिक एक्सिस है, y ही थोड़ा डिफरेंट थी। x और z के अराउंड तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो iz भी ix या कहें 2/3 mr², 2/3 mr², isn't it? Okay, 2/3 mr²। गॉट। तो यहां पर ix, iy, iz तीनों की वैल्यू चांस से कितनी आ गई? 2/3 mr²। अब ध्यान से, कई लोग iz को ix प्लस iy लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके दिमाग में भी चल रहा हो, iz इज ix प्लस iy। 3D ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं चलानी है, इस बात का ध्यान रखना है। 3D ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं चलानी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें। अभी iy निकल गया, ix निकल गया, iz निकल गया, बचा है i1। i1 कैसे निकालें? i1 कुछ नहीं, क्या मैं ये लिख दूं ix प्लस mr²? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये, तो कैसे गलत हो सकती है? नहीं 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 नहीं, आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम अच्छे से अगर नहीं समझी है तो आप यही करेंगे और आंसर गलत हो जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो एक्सिस होती हैं, एक एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है और वो पैरेलल होनी चाहिए। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, कितनी दूरी पर होता है? r/2 पर। सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर से r/2 ऊपर होता है हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास। तो पहले हमें I1, वैसे तो मैं I1 इज इक्वल टू IX बोल सकता हूं, एज बोथ आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम CM, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम CM, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से दोनों ही इक्विडिस्टेंस हैं, तो आप इन दोनों को बराबर बोल सकते हो। और तब बोलते ही I1 की वैल्यू आ गई। एक लंबा रास्ता भी है, वो भी बता देता हूं, ठीक है। ix क्या था? 2/3 mr²। तो मजे की बात क्या है, सभी 2/3 mr² आ गए, x y z और 1 एक्सिस भी। क्या 2 भी 2/3 mr² आएगी? दोस्तों बताओ, 2 भी क्या 2/3 mr² आएगी? I2 is equal to ICM. Z-axis will act as ICM for axis 2. एक्सिस 2 के लिए z एक्सिस जो है, सॉरी z नहीं y एक्सिस जो है वो ICM की तरह एक्ट कर रही है, और ये वैल्यू आ जाएगी, दूरी इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है r, ये दूरी की हम बात कर रहे हैं, r दूरी है। तो ICM प्लस mr² इज योर आंसर। ICM इज 2/3 और प्लस 1, तो 2/3 mr² प्लस 1 विच इज 2/5 mr², सॉरी 5/3 mr² इज योर आंसर। सिर्फ I2 ही डिफरेंट है। सच एन अमेजिंग क्वेश्चन, IIT का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें ध्यान से। x y z हमने सिमेट्री से निकाले, 1 और x एक्सिस दोनों सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के पैरेलल भी थी और इक्विडिस्टेंस भी थी। तो 1 और x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक्सिस 2 और ICM y एक्सिस की तरह एक्ट कर गया इस बार, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो ICM प्लस md² इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी r, और ऐड किया, आपका आंसर आ गया, ठीक है।
कुछ और अमेजिंग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं ध्यान से। दोस्तों फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हा, ये भी बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। क्या बता रहा है ये कहता है कि एक फिगर है जो आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट विद बेस लेंथ L एंड एपेक्स एंगल इज 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री है और आइसोसेलेस है, जिसका बेस L है, और ये कुछ होगा, निकाला जा सकता है। ये दोस्तों निकाला जा सकता है क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। दोनों की वैल्यू ए ले लें, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो ए इक्वल टू एल बाई रूट। ओके दोस्तों, इतना देखना चाहिए, ठीक। तो अब आपको बताना है इस ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस फिर से मैं बोलूंगा, अगर इस क्वेश्चन की ब्यूटी समझनी है तो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो फिर से थ्योरम ऑफ सिमेट्री का यूज करते हुए अगर मैं एक फ्री हैंड बनाता हूं, अगेन ये आप एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। इमेजिन करें जेड एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको रिपीट करूं, जेड एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको रिपीट करूं, एक और ट्रायंगल रिपीट हो गया, एक और ट्रायंगल रिपीट हो गया, और एक और ट्रायंगल रिपीट हो गया। क्या बन गया ये? क्या बन गया ये बन गया एक स्क्वायर। स्क्वायर की साइड लेंथ L, स्क्वायर की साइड लेंथ L। तो स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक स्क्वायर प्लेट का जो भी फॉर्मूला हो, जो भी फॉर्मूला हो वही इस ट्रायंगुलर प्लेट के लिए भी फॉर्मूला होगा। और वो फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो अभी के लिए, जस्ट अभी इस क्षण के लिए मान लो मेरी बात, ml स्क्वायर बाय 6, ml स्क्वायर बाय 6 फॉर्मूला होता है एक स्क्वायर प्लेट का, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हम वो भी डिराइव कर देंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है, वो बहुत ही ईजी है। ओके, तो चलिए अब इसको डिराइव भी कर देते हैं कि ये ml स्क्वायर बाय 6 कहां से आया। तो C इज द राइट आंसर, लेट्स डिराइव इट, ठीक है। तो इस डेरिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, अगेन थ्योरम ऑफ सिमेट्री चाहिए, और ये रॉड का पता होना चाहिए कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12, अगर L लेंथ है और m मास है तो इमेजिन करें दोस्तों, इमेजिन करें अगर मैं ऐसी ही रॉड्स रिपीट करता जाऊं इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे करके बहुत सारी रॉड्स मैं इस एक्सिस के अबाउट रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी इधर उधर नहीं खिसकानी है। हाँ, तो ये क्या बन गया, ये बन गई एक शीट जिसकी वाली लेंथ L थी। इस लेंथ को कुछ और नाम दे सकते हैं, लेट्स से A। ओके, तो एक शीट बन गई है। हाँ, शीट बहुत अच्छी नहीं दिख रही इसलिए मैं अलग से दिखा देता हूं। ये शीट बन गई है जिसकी एक साइड हमने बोला L लेंथ है और दूसरी साइड है A बोल दिया है मैंने, B भी बोल सकता था। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये रॉड्स को रिपीट करके सेम एक्सिस के अबाउट बना है, तो इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12। वही कॉमन सेंस, यही कॉमन सेंस अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट भी बनाऊं, इस एक्सिस के अबाउट A लेंथ की रॉड्स को रिपीट कर करके बन रहा है मामला। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। A लेंथ की रॉड को रिपीट कर करके इस एक्सिस के अबाउट पूरी शीट बन जाएगी, तो इस एक्सिस के अबाउट आंसर आएगा ma स्क्वायर बाय 12। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के साथ साथ जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ने पढ़ी थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक स्क्वायर मतलब एक प्लेट शीट लैमिना टाइप की चीजों पे लगती है, तो ये भी लगेगी और इसको IZ
बोलते हुए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ma²/12 प्लस ml²/12। ओके, फॉर स्क्वायर शीट, एक स्क्वायर शीट के लिए दोनों ही बराबर होंगे, एक स्क्वायर शीट के लिए दोनों ही बराबर होंगे। तो एल एल मान लेते हैं दोनों को। तो अब मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिख रहा हूँ एक स्क्वायर शीट के लिए, इस एक्सिस के अबाउट ml²/12, इस एक्सिस के अबाउट ml²/12, इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 प्लस ml²/12 विच इज ml²/6। ओके, जो अभी हमने आपको डेराइव करके दिया आप, ठीक है, अभी इसका रिजल्ट यूज किया था, अभी हमने डेराइव कर दिया, ठीक बात है। ओके, तो रॉड्स का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो हम शीट, रेक्टेंगुलर शीट हो या स्क्वायर शीट हो, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। प्लस अगर शीट का पता है तो क्यूब एंड क्यूबॉइड, सॉलिड क्यूब एंड सॉलिड क्यूबॉइड का निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। ओके, गॉट इट। वही रिपीटिशन, थ्योरम ऑफ सिमेट्री का यूज करते हुए। पर चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हमें एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? एक्स एक्सिस के अबाउट। जेड के अबाउट हम निकाल चुके हैं। अगर मैं आपसे एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस के अबाउट पूछूं तो क्या आप निकाल सकते हैं? ठीक है, तो लेट्स ट्राई। क्या कर रहे हैं अब हम इस ट्रायंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। वाई एक्सिस कौन सी है? ये है वाई एक्सिस। इमेजिन करें दोस्तों, ठीक है, नया पेज ले रहा हूं मैं जिससे कि कॉपी पेस्ट आसानी से हो जाए। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मैंने कॉपी किया और इसको घुमाया और इसके ऊपर रख दिया। वाह, क्या बन गया ये? क्या बन गया ये एक बन गया स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ एल नहीं है, ये एल है। ये तो कितना था? ये l/√2 था। तो इस बार एक स्क्वायर बन गया जिसकी साइड लेंथ क्या है? l/√2। जिसकी साइड लेंथ क्या है? l/√2। और एक स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ कुछ भी है, लेट से a, उसके प्लेन में कोई भी एक्सिस हो और जो सेंटर से पास कर रही हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चारों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा सकता है। ये एक्सिस 1, ये एक्सिस 2, ये एक्सिस 3, ये एक्सिस 4 और ये एक्सिस 5। ध्यान से देखें, मैं वापस से 1 और 2 का हम प्रूव कर चुके हैं, सॉरी 1 और 3 का हम प्रूव कर चुके हैं। कितना? ma²/12। I1 प्लस I3 कितना है? I5, जो हम बोल चुके हैं ma²/6। I2 और I4 भी तो बराबर होंगे सिमेट्री से, दोनों ही डायगोनल है, दोनों ही डायगोनल है। I1 और I3 बराबर थे और I2 और I4 बराबर हैं, और इन दोनों का सम I2 प्लस I4 क्या दे रहा है? I2 प्लस I4 देगा I5, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या I2 और I5 दोनों ही I5 का आधा है? I2 और I4 दोनों ही I5 का आधा है, बिल्कुल सही बात है। I5 है ma²/6, उसका आधा ma²/12। तो I2 और I4 भी ma²/12 हो गई। डायगोनल से अगर हम एक्सिस को पास कराएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ma²/12। पर ए साइड लेंथ थी, यहां साइड लेंथ क्या है? यहां साइड लेंथ है l/√2। क्या आ गया ये? ml²/24। ml²/24, तो इसका आंसर है ml²/24। आई अबाउट वाई एक्सिस निकाला है दोस्तों, ठीक है। मगर क्वेश्चन में पूछा है एक्स एक्सिस, तो थांबा थांबा करके आंसर मार्क करें, जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला? आई अबाउट वाई एक्सिस और आई अबाउट जेड एक्सिस हम निकाल ही चुके थे।
सो आई अबाउट एक्स एक्सिस आ गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए। आई अबाउट जेड एक्सिस क्या निकाला था, जरा मेमोरी पर जोर डालें, अभी लिखा था पीछे ml²/6, ml²/6। आई अबाउट वाई एक्सिस क्या निकाला आपने, ml²/24। क्या मैं लिख सकता हूं आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने आई एक्स की वैल्यू निकाली आई जेड माइनस आई वाई विच इज आई जेड कितना, आई जेड है हमारा 1/6 और आई वाई है हमारा 1/24। हाँ ml तो कॉमन ही है, ml²। तो 6 24 कितना आ गया, 4 और 3 3/24 ml² विच इज 1/8 ml²। ठीक है, अमेजिंग क्वेश्चन। अगेन सारे क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी हैं और नीट का जैसे ही हम देख पा रहे हैं कि लेवल में बदलाव सडन हुआ है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हर पार्ट को कवर करते हुए हम वो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। अब इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, ये आई होप यू विल ट्राई ऑल बाय योरसेल्फ। ठीक है, हिंट दे देता हूं मैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, कई सारे तरीके हैं। ठीक है, आप सेंटर ऑफ मास का यूज भी कर सकते हैं एक ट्रायंगल का, अदरवाइज आप इस एक्सिस के अबाउट निकालें। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए फिर से इसको रिपीट कर दें। ठीक है, और सिमेट्री का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। y के अबाउट पता ही है, इसको z डैश बोल दें, इस एक्सिस को z डैश, क्योंकि z तो यहां से पास होता है, ये z डैश होगा। तो i अबाउट z डैश इज इक्वल टू आई अबाउट एक्स डैश, जो आपको आंसर चाहिए ये आपका आंसर है, प्लस आई अबाउट वाई। आई अबाउट वाई आ चुका है, आई अबाउट जेड डैश निकालना आसान काम है, सिमेट्री से आ जाएगा, एक्स डैश वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप you will solve this question and you will put the answer in the comment section so that we can see whether you are able to solve it or not. Okay, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हा, एक और सुंदर क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन, वाह वाह वाह, ध्यान से देखें। A rigid body can be hinged about any point on the x-axis when it is hinged such that the moment of inertia the hinge is at x। तो जब इसको हिंज किया जाता है किसी एक पॉइंट x पर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूले द्वारा दिया जाता है। अब आपको बताना है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बताना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान से देखो दोस्तों, मान लेते हैं कोई भी बॉडी है। ठीक है, कोई भी बॉडी है। ठीक है, ये हो गई उसकी सेंटर ऑफ मास, ये ओरिजिन मान लेते हैं। ओके, ये ओरिजिन है। ठीक, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से कुछ दूरी पर हो गया सेंटर ऑफ मास। ओके, ओरिजिन से कुछ दूरी पर हो गया सेंटर ऑफ मास, और कुछ दूरी पर हो गया कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया एक्स सी एम और ये हो गया एक्स। ठीक है, जहां से एक्सिस पास कर रही है। ठीक है, और वो ओरिजिन हो गया। अब आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ओरिजिन यहां से आपकी गिवन एक्सिस पास कर रही है और यहां सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं बोलूं ये दूरी कितनी होगी, इसका कोऑर्डिनेट एक्स है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स माइन एक्स है, एक्स सी एम। तो इस दूरी को लिखा जा सकता है एक्स सी एम
x माइनस एक्सीएम और एक्सीएम माइनस एक्स, ठीक है, ओके, एक्सीएम माइनस एक्स कर लो, ठीक है, एक्सीएम माइनस एक्स, गॉट इट। और अगर मुझसे कोई बोले आई अबाउट एक्स, आई अबाउट एक्स, मैं बोलूंगा आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आईसीएम कुछ होगा जो हमें नहीं पता, एम डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एक्सीएम माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जरा देखते हैं, आईसीएम प्लस एम एक्सीएम का स्क्वायर जो हमें नहीं पता, प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 2m एक्स सी एम इंटू एक्स। अब इसको और ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं दोस्तों, ध्यान से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, m, तो यहाँ 2x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट क्या है -12m, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, ये रहा, तो ये है -12m, सॉरी -12 बस, ओके। और बाकी कुछ चीजें हैं कांस्टेंट, 27 कांस्टेंट है, ऐसे 27 कांस्टेंट है, ये रहा 27। तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों, क्या आपको ये दिख रहा है कि क्या वैल्यूज हैं यहाँ पर, ओके, आर यू एबल टू गेस इट? हाँ जी, मास की वैल्यू दिख रही है मुझे, मास की वैल्यू दिख रही है मुझे, एक्सीएम भी दिख गया, मुझे एक्सीएम भी दिख गया। जैसे ही आपने कंपेयर किया मुझे मास की वैल्यू दिख गई, कितनी मास की वैल्यू है, जस्ट बाय कंपेयरिंग, मास इज 2 kg, मास 2 kg हो गया, तो 2m इंटू एक्सीएम, इसकी वैल्यू भी मुझे दिख रही है 12, मास 2 kg आ चुका है, तो एक्सीएम की वैल्यू आ चुकी है 3। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, गॉट इट, ओके। So it's a beautiful question, it's a very tricky question, you should be able to understand it at least। आपको ये समझ में तो आ जाना चाहिए, भले ही अपने आप हो ना, पर हाँ, अब ये जानकारी आपके लिए फायदे की है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों एक और अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ डब्ल्यू, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ 4l है, और उसकी लेंथ 4l है, मतलब ये सब सेक्शन ll लेंथ के, और उसका मास m है। इस पॉइंट O से एक्सिस पास हो रही है, पॉइंट O ऑब्जेक्ट बॉडी, मतलब जो भी रॉड का सेटअप है उस पर है, और एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको O एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि एक्सिस O के अबाउट बेसिकली दो रॉड्स एंड से पास हो रही हैं, ये रही एल लेंथ की mm मास की दो रॉड एंड से पास हो रही हैं, एक्सिस O उनके एंड की तरह एक्ट कर रहा है, और दो रॉड्स ऐसी हैं जिनके सेंटर ऑफ मास से, जिनके सेंटर ऑफ मास से कुछ दूरी पर है एक्सिस O, और ये दूरी पाइथागोरस से निकाली जा सकती है, ये l/2 और ये l। तो अगर मैं पाइथागोरस का यूज करूं और ये वाली लेंथ निकालने की कोशिश करूं, इसको अभी के लिए d बोल दे रहा हूं मैं, तो d² इज इक्वल टू l² प्लस l/2 का स्क्वायर, विच इज 5/4 l²। सेम इसका भी d होगा, ये भी d उतना ही होगा। तो I about O is nothing but 2 times I of rod about its end, about its end
about its end plus 2 times ICM plus MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर, इन दो रॉड्स के लिए ICM प्लस MD स्क्वायर, और इन दो रॉड्स के लिए, ये जो मैंने यहां बनाई है, इन दो रॉड्स के लिए I ऑफ रॉड अबाउट इट्स एंड। एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास m, लेंथ l है, ml स्क्वायर बाय 3 होता है एंड के अबाउट। एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर विच इज m इंटू 5/4 l स्क्वायर। इन सब को जोड़ देते हैं दोस्तों, 2/3 फैक्टर यहाँ से आया, फैक्टर जोड़े 1/6 यहाँ से आया, प्लस 5/2 यहाँ से आया, और इसको जोड़ देते हैं, ml स्क्वायर वैल्यू आ गई विच इज नथिंग बट 6, कितना आया 4, 1 और कितना 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 5 20/6 ml स्क्वायर, 20/6 कितना आएगा 10/3 ml स्क्वायर। अगेन एन अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहा हा, क्या क्वेश्चन आया है मजेदार। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन है एक हॉलो कोन, आइसक्रीम कोन होता है ना, आइसक्रीम खाई होगी कभी ना कभी, ठीक है, सॉफ्टी वाला, ठीक। अब तो 10 रुपए का मिलता है, हमारे टाइम पे फ्री मिलता था। तो एक हॉलो आइसक्रीम कोन है विच इज ओपन एट टॉप, ओपन एट टॉप मीन्स ऊपर कोई मास नहीं है, ठीक है, खाली है ऊपर से भी, तो अंदर से भी खाली है, ऊपर का वो जो सर्कुलर फेस है वो भी खाली है। उसका मास m है इस स्ट्रक्चर का, रेडियस r है, हाइट h है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस बताना है, इस एक्सिस के अबाउट, जो y एक्सिस की तरह आपको दिख रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। चलिए इसका एक थोड़ा बड़ा और साफ डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रेडियस r है और ये हाइट h है। हाइट h का यूज करते करते हम लेंथ का भी यूज करेंगे, क्योंकि एक हॉलो कोन जो होता है उसमें ये स्लांट हाइट काफी काम की होती है, ओके। दिस स्लांट हाइट इज ऑफ वेरी गुड यूज। क्यों? क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जहां पर मास फैला है, CSA बोलते हैं उसको, वो होता है πr_l, वो होता है πr_l, कर्व्ड सरफेस एरिया है πr_l। तो मैं मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया मतलब सिग्मा बोलते हैं उसको, उसको मैं लिख सकता हूं मास पर यूनिट एरिया विच इज πr_l। अब मजे की बात है, इसमें एलिमेंट कैसे लेना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो हमें याद नहीं है, तो इसमें एलिमेंट कैसे लेना है। इसमें एलिमेंट लेना है बॉटम से कुछ दूरी पर, यहाँ एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेना है। अब इस स्ट्रिप की विड्थ लें या ये वाला पार्ट लें, बहुत बहुत ध्यान से इस एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, ये ट्रिकी है। ये जो लेंथ L, यहां से मैंने एक छोटी L लेंथ ली और DL इसकी विड्थ ली, ओके। ध्यान से सोचें, ये जो कोन है इसमें मास ऐसे फैला हुआ है इस एरिया पर, तो अगर मैं ये लेता हूं dx तो इसके साथ नाइंसाफी होगी, जबकि ये dx नहीं है, ओके। अगर मैं ये वाली लेंथ लेकर सॉल्व करता हूं dx, तो dx dl नहीं है, dx dl नहीं है, और dx पर मास नहीं फैला है, मास dl पर ही फैला है। तो इसमें इसी तरीके से एलिमेंट लेना पड़ता है। सॉलिड कोन में अगेन x पर dx ले लेते हो आप, हॉलो कोन में यही एक तरीका है, ठीक है। तो L स्लांट लेंथ पर एक dl, हाँ इसकी रेडियस क्या है, छोटा r बोल देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं मुझे, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल,
तो मैं बोल सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय साइन थीटा लिख देते हैं tan थीटा की जगह, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ रेडियस और यहाँ इसकी लेंथ। तो रेडियस को कहीं भी हम लिख पाएंगे r बाय कैपिटल L इंटू छोटा l, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को निकाल कर जब मैं ऐसे काट कर सीधे लंबा करूंगा तो इस स्ट्रिप की अगेन चौड़ाई आएगी dl और लंबाई आएगी 2 पाई छोटा r। तो इस स्ट्रिप का मास अगेन, इसको मैंने निकाला, ये एक ताज की तरह आया, बीच में से कट किया, लंबी सी स्ट्रिप का खोल दी इसको, ठीक है। तो ऐसे करके बैंड सा बन गया जिसकी लंबाई 2 पाई r, क्योंकि इसकी रेडियस r है और एक सर्कुलर रिंग बन रही है, और विड्थ dl। तो इसका जो dm आएगा, dm इसका जो मास होगा वो होगा सिग्मा इंटू दिस एरिया 2 पाई r dl, ओके। तो dm की जरा वैल्यू थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख दी जाए। सिग्मा को सिग्मा रखते हैं और 2 पाई r रेडियस की वैल्यू डाल देते हैं, r बाय l इंटू एल, ये रेडियस हो गई, इंटू dl। मोमेंट ऑफ इनर्शिया di किसका, रिंग का, ये जो छोटी सी ग्रीन शेडेड रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm इंटू उसकी रेडियस का स्क्वायर, और इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करके जो बनेगा वो बनेगा आई ऑफ कोन, आई ऑफ कोन अबाउट द गिवन एक्सिस। dm की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है तो सारी वैल्यूज पुट करें, 2 पाई r l बाय कैपिटल L इंटू dl इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस फिर से क्या है, रेडियस कुछ नहीं, ये है r l बाय l का स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करना होगा। वेरिएबल है हमारा l, छोटा l, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लिया जाए तो सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू r का क्यूब, l का क्यूब, और l क्यूब dl का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से बड़े L तक। सिग्मा की वैल्यू भी डाल दी जाए, सिग्मा को लिख सकते हैं हम मास डिवाइडेड बाय पाई r l, और यहाँ आ रहा है 2 पाई, यहाँ आएगा r की पावर 3, l की पावर 3, और यहाँ बचेगा l की पावर 4 बाय 4। अब दोस्तों ज़रा दिल थाम के ढंग से कैलकुलेशन करें, पाई से पाई कैंसिल, एक l की पावर 3 और l की पावर 4 पूरा का पूरा कैंसिल, ये 2 से यहाँ 2 बचा, और मुझे दिख रहा है एक r स्क्वायर ऊपर, तो mr² बाय 2। इट्स एन अमेजिंग रिजल्ट। ऐसा लगता है कि हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं कुछ रिंग का आधा और कुछ इस टाइप से, ठीक है। ऐसा कोई भी कनेक्शन ना बिठाएं, ये इस तरीके से डेराइव होता है और इसका डेरिवेशन काफ़ी ट्रिकी है। हाँ, दूसरा रास्ता जो मैं बताया उस रास्ते पर जाएंगे तो वो गलत होगा, उस तरीके से हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम, और ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा भारी थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। हाँ, नीट में आने के चांसेस कम है, मगर अगर एक आध मुश्किल क्वेश्चन उन्हें पूछने का मन हुआ तो ये या इस जैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट है जो बेसिक बुक्स में टच भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझे उसको। तो क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी इस फंक्शन के हिसाब से बदल रही है, वेरिएबल डेंसिटी, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके सेंटर से दूरी बनाएंगे इसकी डेंसिटी या कहें ये भारी मटेरियल का बनता जाएगा। तो ऐसा मान सकते हैं अंदर ये हवा का है, फिर बाहर ये कॉटन का है, फिर बाहर ये वुड का है, फिर बाहर ये लोहे का है, फिर और बाहर वाली परत टंगस्टन की है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का है, जैसे जैसे आप बाहर की ओर जा रहे हैं ये भारी मटेरियल का बनता जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि एट ए डिस्टेंस r मैं पहुंच चुका हूं,
एट ए डिस्टेंस आर मैं पहुंच चुका हूं सेंटर से, सेंटर ढूंढ लेते हैं इसका, सेंटर से एट ए डिस्टेंस आर हम पहुंच चुके हैं, छोटा आर, और इसकी जो विड्थ है वो डी आर है। हमने एक छोटा सा हॉलो स्फीयर ऑफ विड्थ डी आर, ऑफ विड्थ डी आर ले लिया है, और अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मास और ये सारी चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका मास, इसी येलो शेडेड मास को मैं डीएम बोलूंगा, ठीक है, ध्यान से इसी को डीएम बोलेंगे। और ये कौन है, डीएम क्या है, दिस इज नथिंग बट अ हॉलो स्फीयर, इट्स अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इट्स अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डीएम। डीएम इज व्हाट, डीएम इज डेंसिटी into volume of green shaded hollow sphere to 4 pi r square dr। अगर इसमें रो की भी वैल्यू डाल दी जाए तो रो है रो नॉट आर बाय आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल मास ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा, m of solid sphere, m of solid sphere is nothing but integration of dm, which will be rho naught r by r इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन। इसमें कॉमन टर्म्स ले ली जाए, रो नॉट बाहर, आर कांस्टेंट टर्म्स बाहर, आर 4 पाई भी बाहर, आर क्यूब का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आर की पावर 4 बाय 4 आ जाएगा, और आंसर हमें मिल रहा है हाउ मच, रो नॉट पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, रो नॉट पाई आर क्यूब इज द मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, वो दिया नहीं था, वो पूछ सकते। अब हम बात कर रहे हैं आई ऑफ सॉलिड स्फीयर, आई ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या कहें सॉलिड स्फीयर जो है वो बन कैसे रहा है, सॉलिड स्फीयर बन रहा है हॉलो स्फीयर्स को जोड़ जोड़ कर, एक छोटी रेडियस का हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर एक और बड़ी रेडियस का हॉलो स्फीयर, फिर उसके ऊपर और बड़ी रेडियस का हॉलो स्फीयर, ऐसे परत दर परत, जैसे कि अर्थ बनी है। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप लेयर बाय लेयर चढ़ा के किसी मोटे से गोले को बना रहे हैं। ठीक है, इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, डी आई किसका, डी आई ऑफ हॉलो स्फीयर, डी आई ऑफ हॉलो स्फीयर। अभी तक जो हम लिखते थे ना डी आई, उसमें सीधे डी एम आर स्क्वायर कर देते थे, मगर यहाँ हॉलो स्फीयर है जिसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो लिखा जाएगा मास ऑफ हॉलो स्फीयर, मास ऑफ हॉलो स्फीयर, एच स्फीयर मीन्स हॉलो स्फीयर, 2/3 m रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर का स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करना होगा दोस्तों। यही ट्रिकी बात है, यहाँ डी एम आर स्क्वायर नहीं चलेगा, यहाँ डी एम आर स्क्वायर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा 2/3 मास ऑफ हॉलो स्फीयर रेडियस हॉलो स्फीयर का स्क्वायर। और इस टाइप का क्वेश्चन बुक्स में भी कम पाया जाता है, ये मैंने अभी अभी बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन मिल नहीं सकता, बट हाँ, व्हाट इज मास ऑफ हॉलो स्फीयर, मास ऑफ हॉलो स्फीयर इज डीएम, डीएम की वैल्यू डाल देते हैं, रो नॉट आर बाय आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर इज आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। हाँ, बहुत सारी टर्म्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर ले रहे हैं, रो नॉट बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, 2/3 बाहर आ गया, एक आर बाहर आ गया, और बचा क्या, बचा आर की पावर 5 का इंटीग्रेशन, आर की पावर 5 का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आर तक, ये होगा आर की पावर 6/6। सो 2/3 इंटू 4 पाई इंटू 1/6, यहाँ का 1/6 आ गया,
और बाकी बचा रो नॉट इंटू आर टू द पावर 6। तो आर टू द पावर 6 को आर टू द पावर 5 लिख सकते हो। और यहाँ कुछ बच रहा है क्या? हाँ, यहाँ बच रहा है 4/9। तो 4/9 हाउ मच? पाई रो नॉट आर टू द पावर 5। इस टाइप का आपको वैल्यू दिया जा सकता है, वरना मास की टर्म्स में भी दिया जा सकता है। अब मास की वैल्यू डाल दो, रो नॉट पाई आर क्यूब। रो नॉट पाई आर क्यूब को आप मास भी डाल सकते हो, तो ये मास की टर्म्स में भी आ गया 4/9 मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4/9 mr²। हवा भी नहीं लगेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाता है तो। ठीक है, दिस इज अ ट्रिकी पार्ट। ठीक है, यहाँ 2/3 आता है। अधिकतर हमने जो भी डेरिवेशंस वगैरह किए होंगे उसमें DMR² लिखने की आदत ही पड़ जाती है, हम भूल ही जाते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम ये लेक्चर यहाँ पर रोकते हैं। आपने इस लेक्चर में कई नई चीज़ें सीख सकते हैं। इस लेक्चर की हेल्प से बहुत बहुत सारे छुपे हुए पॉइंट्स मैंने उजागर करने की कोशिश की। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।